नहीं, आई एम ग्लैड आई डिड इट। इंट्रोडक्शन ही बहुत बढ़िया था, आगे और मजा आएगा। अभिनय आपके लिए क्या है? एक्टिंग क्या है? धर्म है, कर्म है, साधना है या सिर्फ क्राफ्ट? इट इज अ वे थ्रू विच आई गेट टू एक्सप्रेस माई सोल। आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट रोल चुनते हैं या रोल आर्टिस्ट को? प्रोड्यूसर्स रोल चुनते 100%। इस दिन को, इस पॉडकास्ट को, इस मोमेंट को मैं याद रखूंगा। श्री विजू शाह जी जो हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे कहा कि अंशुल, क्या आप मेरे साथ मुंबई आके नवरात्रि करना चाहोगे? उसकी वजह से मेरा मुंबई आना हुआ, क्योंकि मैं स्विमिंग में स्टेट चैंपियन रहा हूँ। जलीला भंसाली जी वहां पर हैं, सामने भंसाली सर ऐसे खड़े हुए हैं, शॉल ओढ़ के ऐसे देख रहे हैं। वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट। मैं हूं दिवांगी शाह, आपकी होस्ट, और आज हम स्पॉटलेस पॉडकास्ट पर बात करेंगे पर्दे के उस पार की कहानी की। कहते हैं हर कलाकार के भीतर एक अधूरी कहानी छिपी होती है। कोई वो कहानी सुनता है तो कोई उसे जी लेता है। आज हमारे साथ है वो शख्स जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दिलों में किरदार छोड़ जाते हैं। एक ऐसे अभिनेता जिनके अंदर संगीत की आत्मा और शब्दों में एक मौन गूंज है। वडोदरा के एक साधारण लड़के से लेकर मुंबई की रोशनियों तक उनका सफर सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि संवेदना का भी रहा है। उन्होंने अभिनय सीखा नहीं बल्कि उसे महसूस किया है हर सांस के साथ। बीबीए की किताबों से निकलकर शास्त्रीय संगीत के सुरों तक, सरस्वती चंद्र से लेकर पुष्पा इम्पॉसिबल तक, हर भूमिका में एक नया अंशुल गढ़ा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हमारे साथ है मोस्ट टैलेंटेड, वर्सेटाइल एक्टर, सोलफुल पर्सन, मिस्टर अंशुल त्रिवेदी जी। थैंक यू सो मच देवांगी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज तक ना इतना अच्छा और इतना मतलब जिसने एक सेंसिबली आपको स्टडी करके जो कोई इंट्रोडक्शन लिखता है ना जी, आज तक इतने सालों में किसी ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। थैंक यू सो मच, रियली रियली। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए स्पॉटलेस की टीम की तरफ से थैंक यू सो मच सर। नहीं, आई एम ग्लैड आई डिड इट। इंट्रोडक्शन ही बहुत बढ़िया था, आगे और मजा आएगा। जी बिल्कुल सर। मैं तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि सर, जैसे ऐसे होता है कि बहुत सारे आपके फैंस हैं, बहुत सारी आप कैमरे के सामने आते हो, लेकिन हमें जानना है कि अंशुल त्रिवेदी कौन है? हु इज़ अंशुल त्रिवेदी व्हेन नो वन इज़ वाचिंग? यार, who's अंशुल त्रिवेदी when no one is watching, उसको when no one is watching पे ही छोड़ देते हैं। सर थोड़ा तो कुछ सीक्रेट बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है यार। यार मैं ना ऑनेस्टली एक बहुत ही शांत और आइसोलेशन को पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे ना कहीं पे मैं जितना एंजॉय करता हूँ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना या जो हम काम करते हैं वो करना, कहीं ना कहीं पे उसके पीछे ना एक बहुत ही शांत, जो ज़्यादा सोशल नहीं है, एंटी सोशल भी नहीं है, पर जो उतना सोशल नहीं है, थोड़ा जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग हों, जहाँ पे कुछ सेंसिबल बातें हों, कुछ मीनिंगफुल एक्सचेंजेस हो, वैसे सर्कल्स में वैसे लोगों के साथ उठना बैठना पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ पे वो नहीं है वहाँ से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ, तो मैं ऐसा हूँ। सो हमें पता चल गया कि अंशुल त्रिवेदी जी क्या है। और आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई की है, तो ऐसा कौन सा पल था कि आपने सोचा कि मुझे अभिनय में उतरना है? ये कोई प्लान था या कोई बुलावा? यार बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा कहीं ना कहीं पे मुंबई आना वो म्यूज़िक की वजह से हुआ था। और मैं जब यहाँ आया था और मैं यहाँ पे जब पढ़ने आया, मैं अपना मास्टर्स मैंने जब जेवियर्स से मैंने किया, तो मेरा वो ना उसके पीछे का मोटिव ही ये था कि मैं यहाँ आऊँगा, पढ़ लूँगा, तो उस बहाने से मैं बॉम्बे आ पाऊँगा और मास्टर्स हो जाएगा तो घर वाले भी शांत हो जाएंगे कि चलो पढ़ाई कर ली इसने, और उसके बाद मैं अपना म्यूज़िक परस्यू करूँगा या प्लेबैक करूँगा। बेसिकली वो एक थॉट था। और आज के बहुत कुछ जाने पहचाने से अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं जो मेरे दोस्त उस वक्त भी थे, आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो म्यूज़िक की दिशा में ही जाने का एक सोच था। लेकिन जब मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया पब्लिक रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में ना, तो उसके बाद जैसे कैंपस से प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वैसे मुझे आई गॉट प्लेस्ड इन अ पीआर फर्म। सो वो शिवाजी पार्क के पास उसकी ऑफिस हुआ करती थी। अब इट यूज्ड टू बी हार्डकोर पीआर फर्म।
फिर ऐसा हुआ कि पहली बार जब मैंने वो ज्वाइन की पीआर एग्जीक्यूटिव के तरीके से, जो सबसे नीचे का लेवल होता है, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे सडनली स्टार पीआर की एक हेड हुआ करती थी, उषा थॉमस. So she had shifted from Star PR to this corporate PR firm, which was very strange. So पहली बार उनकी वजह से इस PR firm के पास बहुत सारे एंटरटेनमेंट के क्लाइंट्स आ गए, जैसे साईं बाबा टेलीफिल्म्स था, सिनेविस्तास था, बिग प्रोडक्शंस. तो साईं बाबा टेलीफिल्म्स जो गजेंद्र सिंह जी है, इज अ बिग नेम, जिन्होंने सारेगामापा, क्लोजअप अंताक्षरी जो आया करता था, है ना, म्यूजिक का महामुकाबला, बहुत सारे शोज बनाए. और फिर सिनेविस्तास था, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम था, दिल मिल गए, ये वो जाने पहचाने से आदमी, बहुत सारे शोज हैं उनके. तो फिल्में भी बनाई है उन्होंने. तो उनका पीआर जो होता था वो सडनली बिकॉज ऑफ उषा थॉमस जी हमारे पास वो क्लाइंट्स आ गए. तो उनकी वजह से ऐसा होने लगा कि पीआर करने के लिए, लोगों के इंटरव्यू करवाने के लिए मुझे उनके साथ जाने का मौका मिलने लगा. एंड दैट्स हाउ आई गॉट एक्सपोज टू द टेलीविजन साइड ऑफ थिंग्स. जब मैं वहाँ गया, मैंने नज़दीक से शूट होते हुए देखा, लोगों को देखा. मैं बहुत सारे एक्टर्स के पीछे भागता था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं मीडिया लेके जाता था. और जो जो इंटरव्यू नहीं देते थे वो सारे बाद में मेरी हीरोइंस भी बनी, वैसा भी हुआ. तो वो बहुत ही स्ट्रेंज कहानियाँ हैं. और तो वहाँ से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वो देखा ना, तो कहीं ना कहीं पे मुझे अंदर ऐसा एहसास हुआ कि मैं आया म्यूज़िक के लिए था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये करना है. आई वॉज़न्ट ट्रेन्ड फॉर इट. मेरी कोई तालीम नहीं थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था, पर ना अंदर कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता है कि आप ये कर लोगे. हाँ. है ना. तो बस फिर मैंने वो कर लोगे वाले कॉन्फिडेंस के साथ में उतर गया, जो कि बहुत बचकाना होता है, लेकिन वो बचकाना कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी होता है. yes, है ना. आप लॉजिक से करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकली आपको लगेगा कि यार कोई जानता नहीं है, कुछ है नहीं, ना आप ट्रेंड हो, ना आपको कुछ पता है, कैसे होगा. पर ये चीज़ें लॉजिक से नहीं होती. And I got attracted to this, and I started following it, and things started happening. One thing led to the other, and gradually here I am. Yeah. Singing आपका first love है या था? अब कहीं ना कहीं पे था हो गया है. Okay, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि singing आपका first love था. तो कभी आपको सेट पे सुर और संवाद, डायलॉग्स के बीच में कभी कुछ रिश्ता महसूस हुआ आपको? जैसे, सॉरी आई डिडंट गेट यू. जैसे आप सेट पे हो और यू नो सिंगिंग अंदर से बहता है, तो कभी आप सेट पे हो और उसे आपको ऐसा लगा कि मैं ये जो डायलॉग बोल रहा हूँ, सुर और संवाद के बीच कोई रिश्ता महसूस हुआ? बहुत बहुत अच्छी बात है ये. जैसे क्या होता है ना, संगीत आपको एक लय देता है जी. आपको एक पिचिंग की समझ देता है. बेसिकली म्यूजिक इज नथिंग बट वॉइस एक्टिंग. करेक्ट. आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ले लो, एक्टिंग है या अगर आप सिंगिंग करते हो, तो आप उसके थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो. एक्टिंग में वही चीज़ आप पूरी बॉडी और इन सारी चीज़ों से करते हैं. अगर कोई स्कल्पचर बनाता है तो वो भी वही करता है ना. बेसिकली वो इमोशन को उस पत्थर में ऐसे तराशता है और वहाँ से वो मूर्ति निकलती है. डांस कर रहा है तो कोई डांस के थ्रू अपने सेम इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. सो कहीं ना कहीं पे ना म्यूज़िक आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज सी समझ देता है इन सारी चीज़ों की. और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी सीखते हो ना, कुछ खाली नहीं जाता. क्योंकि मैंने संगीत सीखा था, तो मुझे मैं कैसा साउंड करूँगा उसकी समझ थी. मुझे वो पता था कि शायद सही डायलॉग या सही इमोशन साउंड कैसा करना चाहिए. सो शायद मैं वो फॉलो करता गया. फिर धीरे धीरे चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये वो अपने आप चीज़ें होने लगी. पर हाँ, ऐसा कुछ था. एब्सोल्युटली राइट. कभी कभी यू नो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं सिर्फ टोनेशन पे काम करवाते हैं. बॉडी लैंग्वेज तो सेकेंडरी आती है, वो सिर्फ टोनेशंस पे काम करते हैं. तो वो समझ तो आपको पहले से ही थी. तो ऑफ कोर्स आपको उसके दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो लगेगी. और अब हम जानना चाहते हैं कि अभिनय आपके लिए क्या है, एक्टिंग क्या है, धर्म है, कर्म है, साधना है या सिर्फ क्राफ्ट? इट इज अ वे थ्रू विच आई गेट टू एक्सप्रेस माई सोल. लेट्स पुट इट दैट वे. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना, हम जितने बहुत सारे किरदार करते हैं ना, उसके माध्यम से जो जिंदगियां हम जी लेते हैं ना कहीं पे, जो शायद नॉर्मल सिनेरियो में हम ना कर पाए. ऐसी बहुत सारी फिल्मी चीज़ें होती है जो आप नॉर्मली नहीं करते हो, है ना, पर आपको करनी होती है.
उसी चीज से अट्रैक्ट होके तो इतने सारे लोग एक्टर्स बनते हैं, ये वो सब करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सोल, और मैं उसी तरीके से उसको अप्रोच करता हूँ। और कहीं ना कहीं पे मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी किरदार कर रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं एक सीन को डिलीवर कर रहा हूँ तो उसमें उस किरदार की जो भी भावनाएं हैं वो उस तरीके से लोगों तक पहुंचे, और उस तरीके से लोग उन भावनाओं को जी सके या महसूस कर सके जैसा उससे पहले कभी किसी ने किया ही ना हो। मतलब हमने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, हमने बहुत लोगों को अलग अलग इमोशंस पोर्ट्रे करते हुए देखा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ना कुछ कुछ एक्टर्स की कुछ चीज आइकॉनिक क्यों हो जाती है? शायद इसलिए होती है क्योंकि वो जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो ऐसे दिल को छूता है जो दूसरा एक्टर करता है तो शायद नहीं छूता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस तरीके से दिल को छू पाऊं जो शायद पहले किसी ने ना किया हो। आपकी आपकी आपके अभिनय में ना एक डेप्थ होती है, एक शांतता दिखती है। तो आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? मतलब हर कैरेक्टर के पीछे आप कैसे उसको जीते, कैसे हो उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो दिवांगी, क्या होता है ना, बहुत बार लोग इसको जिस नजरिए से देखते हैं ना वो बहुत अलग होता है। व्हाई डू पीपल से दैट कलाकार ना कहीं पे पैदा ही होते हैं। आप ना वो प्रकृति लेके पैदा होते हो, जहां पे आपके अंदर इनहेरेंटली वो सेंसिटिविटी है एक सिचुएशन को समझने की, मे बी सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है उसको देख पाने की, और फिर उसको अपने अंदर लेके उसको एक्सप्रेस कर पाने की। ये कहीं ना कहीं पे ना आप में कुछ उसका अंश होता है, तभी जाके आप प्रकृति ना आपको उस दिशा में लेके जाती है जहां पे आप बोलते हो कि शायद मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। सो वो जो एक एबिलिटी होती है ना दूसरों की चीजों को या वो भावनाओं को समझ के खुद के अंदर उसको उतार के फिर उसको एक अलग तरीके से वापस एक्सप्रेस करके लोगों तक पहुंचाने की। और दूसरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, पर्सनली अगेन ये मेरा मानना है कि ये सारी चीजें ना लोग बोलते हैं क्राफ्ट सिखाया जाता है, होता भी है, और ये एक्टिंग टीचर्स ज्यादा बोलते हैं कि सबको एक्टर बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना नहीं है। कहीं ना कहीं पे अगर वो चीज है ना आपके अंदर तो ही उसको तराशा जा सकता है, वरना नहीं तराशा जा सकता। और जो डेप्थ की आप बात कर रहे हो ना, आप जो किसी भी एक्टर को देख लो जिसको आप पसंद करते हो, वो डेप्थ ना उस इंसान की इनहेरेंट उसने जो जिंदगियां जी है ना या उसने जीवन में जो पाया है ना, इंटरनली वो जितनी डेप्थ वाला इंसान है ना उतनी ही डेप्थ वो पोर्ट्रे कर पाएगा स्क्रीन पे। आप उससे ज्यादा डेप्थ कभी पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं वो। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत कहीं एक डीप कॉर्नर ऑफ योर बीइंग, इट्स काइंड ऑफ स्टेमिंग फ्रॉम देयर, वो तभी हो पाता है जब आपके अंदर बाय डिफॉल्ट वो गहराई है, वरना नहीं हो सकता। आप यू कैन नॉट फेक इट, लोग ऐसे पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ये जानना है कि आपने अभी कहा कि वो एक एक्टर उससे इमोशंस को कैच कर लेता है। हाँ, तो क्या दुनिया की नजर, दुनिया के लोग जितने हैं उसमें एक्टर ज्यादा इमोशनल है? इमोशनल नहीं है, ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव है, हाँ, या उसके पास इनहेरेंटली वो सेंसिटिविटी होती है जहां पे ना वो जैसे ना ज्यादा चीजों को हाँ कैच कर पाते हैं, वो एंटेना ना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो छोटी सी फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ते हैं। जैसे आपके साथ बहुत बार होगा, हम सब सेंसिटिव होते हैं अपने अपने लेवल पे, है ना। आसपास जाते हैं हम, 4 नए लोगों से मिलते हैं, एक तो इंस्टिंक्ट होता है, एक बाय डिफॉल्ट हम जिसको वाइब कहते हैं वो होता है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है। पर कहीं ना कहीं पे ना आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी को मिलते हो और उसको देख के ना आपको उनकी कुछ जिंदगी के हिस्से महसूस होने लगते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी होती है ना वो वही होती है। ओके। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई अनसीन फोर्स आपको किसी खास डायरेक्शन में पुश कर रही हो? आप मैजिक पे बिलीव करते हैं? सर्टेनली यार, आई थिंक मतलब मुझे पर्सनली, मैं अब थोड़ा उसको एकेडमिकली एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, ये सब मेरा पैशन है, लेकिन देखो मैजिक ना हम उसको बोलते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। राइट। एक चीज हुई और आपको वो कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया तो आपने उसको चमत्कार का नाम दिया है, मैजिक दे दिया। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई सिस्टम है, आप नहीं जानते हो तो आप उसको मैजिक बोलते हो, करेक्ट। तो मैंने हमेशा उस मैजिक को जानने समझने की बहुत कोशिश की है।
मेरा सबसे ज़्यादा समय ना उन्हीं सब चीज़ों के पीछे जाता है। मैं बहुत बार ऐसे मजाक भी करता हूँ कि मैं ना पार्ट टाइम एक्टर हूँ। लोग मुझे बहुत बार अंशुल बाबा जी बोल के भी बुलाते हैं, बिकॉज मुझे इन सारी चीज़ों को जानने समझने में बहुत रुचि है। Okay. तो अनसीन फोर्स की जहाँ तक बात है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में अगर कोई भी कुछ भी अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक शक्ति तो है। अब वो शक्ति क्या है, वो आपका विषय है और आपको वो जांचना है, समझना है, परखना है। लेकिन कोई फोर्स होता है यार देवांगी, उसके बिना ना चीजें नहीं हो पाती है। वो जो शक्ति आपको मिलती है ना, आपको इंट्यूशन बोल लो, इंस्टिंक्ट बोल लो, जो अंदर से चीजें आती है, वो मोमेंट में जो आती है, वो उसके बिना नहीं हो पाता। तो सर्टेनली वो फोर्स के बिना हम कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोल आपको इतना पसंद आ गया हो, आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत की हो, अंदर से, हर रोल अंदर से ही आता है, बट फिर भी कोई चीज़ अंदर से, रूह से निकलती है, और शूटिंग ख़त्म करने के बाद भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, घर में बैठे हो, लेकिन आप उसी के बारे में सोच रहे हो, वो दिल से निकल ही नहीं रहा हो? नहीं यार, मुझे ना ये बहुत लेम लगता है। लेम लगा? सो आई विल टेल यू समथिंग ऑनेस्टली। एज एन एक्टर, हाँ। आप एक्टर इसलिए बने हो क्योंकि आप में वो एबिलिटी है कि उस चीज को लो, अपने अंदर उसको अपना बनाओ और फिर उसको बाहर निकालो और प्रेजेंट कर दो, है ना। अगर फिर भी आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, या नहीं, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि वो चीज आपके साथ रह रही है, मैं उसमें नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कलाकार हो ना, और आप में ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप अपने कलाकार वाले वर्जन को और जो आपका दूसरा वर्जन है, उस दोनों को देखने की आप में क्षमता होनी चाहिए। Okay. अगर आप वो देख पा रहे हैं तो ही फिर मतलब है, वरना मतलब क्या है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, चीजों में मैं इन्वॉल्व रहता हूं जब तक मैं वो प्रोजेक्ट करता हूं, और जब वो प्रोजेक्ट हो जाता है तो मैं नहा लेता हूं उसके नाम का। ओके। अच्छा, फेम और पीस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोनों को बैलेंस करना। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? इसमें कुछ बैलेंस की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आप दोनों चीजों के मायने समझ लोगे ना, हाँ। तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को तब इन चीजों को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है जब वो दोनों चीजों के मायने ही नहीं समझते। सोचना है इस बारे में। अगर आप, आई विल एक्सप्लेन दिस अ लिटिल। No, I understood. I just want to question you about that. कि अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं फेम को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ तो शायद मैं पीस को पीछे छोड़ दूँगी। मेरी बात नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं पीस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ तो मैं फेम के लिए मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, ऐसा सोचते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोनों को बैलेंस करना, तो ना फेम आ जाए तो ज़्यादा हवा में उड़ना है, और पीस इंटरनल हमारी जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपने ना ये सेंटेंस जो बोला ना, उसको दोबारा सुनते हैं जी। आपने कहा मेरा ये मानना है। हाँ, तो ये आपका मानना है। बिल्कुल। तो जो आपने मान लिया वो आपके जीवन का सच हो गया। जी। वो सच नहीं है, वो आपके जीवन का सच है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि मैं ऐसा मानती हूं कि जब आप इस चीज को ज्यादा फोकस करते हो तो ऐसा होता है, इस पे फोकस करते हो तो इस तरीके से उसको बैलेंस करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि दुनिया इस तरीके से देखती है। लेकिन मैंने ये कहा आपसे कि अगर मैं फेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ तो शायद इनर पीस भूल जाऊँ। लेकिन अगर दोनों को बैलेंस करके चलो, जो इंटरनल जर्नी मेरे लिए है वो मैं चलती जाऊँ और मेरे काम को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूँ, तो मैं बैलेंस कर पाऊंगी। करेक्ट, बिकॉज ना पीस इज समथिंग दैट हैपेंस फ्रॉम विद इन। Yes. करेक्ट, when you realize how life works, and fame is a byproduct of some action that you do. Yes. So एक बाय प्रोडक्ट है और एक चीज ऐसी है जो आपके अंदर से निकलती है। तो इन दोनों में उस तरीके से जब आप समझ जाते हो दोनों चीजों को इंडिविजुअली, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। Yeah, that's why I'm telling you. Correct, I agree with you. You are absolutely right. अंशुल जी, कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि वो बार बार आपके सामने आया हो और आपको रियलाइज ना हो, बाद में आपको पता चला हो कि यार ये तो अमेजिंग थिंग थी? एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई थी जो मैंने कभी रियलाइज़ नहीं की, लेकिन किसी ने ना बहुत सालों पहले ट्वीट किया था उसके बारे में, मुझे ऐसे वो टैग करके, और ऐसा कहा था कि आपने रियलाइज़ किया आपके साथ ये हुआ है। मैं वो बताता हूँ वो चीज़ क्या है। जैसे मैंने जो पहला एक्चुअली टेक्निकली जो मेन टेलीविज़न शो किया था वो था मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की। Okay. फिर उसके बाद मुझे एक दूसरा शो मिला जिसका नाम था
काली एक पुनर्अवतार। और उसके बाद तीसरा शो जो मुझे मिला वो संजय लीला भंसाली जी का जो फर्स्ट टेलीविजन वेंचर था, सरस्वती चंद्र। तो किसी ने ऐसा ट्वीट किया कि क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके सारे शोज जो हैं वो देवी के अलग अलग स्वरूप के नाम से हैं। एंड द मोमेंट आई रेड दैट आई वाज शॉक्ड, आई वाज टेकन अबैक, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज इन ऑ कि अरे हाँ यार, ये क्या है। शायद ये कृपा है, शायद क्योंकि मैं जिनको मानता हूँ, मैं जिनको पूछता हूँ, जिनके प्रति मेरी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, वो कहीं ना कहीं पे इससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पे वो मेरे साथ है। है ना। और उसके बाद और एक स्ट्रेंज चीज हुई। उसके बाद मैंने एक शो किया था जिसका नाम होने वाला था ससुर सेना, पर लॉन्च के एक दिन पहले मेकर्स ने, चैनल ने मिलके उसका नाम बदल दिया, जिसका नाम दिया गया त्रिदेवियां, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। मतलब अगर आप, वो पूरा टॉपिक अलग है, अगर आप शक्ति की चीजों के अंदर जाएं तो लक्ष्मी, महासरस्वती एंड महाकाली, तो वो त्रिगुणात्मिका कहा जाता है उनको। शक्ति के 3 अलग अलग जो गुण हैं, है ना, सत्व रजस तमस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो शो मिला उसका नाम था त्रिदेवियां। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि वो सो लेट्स नॉट, आई वुड नॉट पुट इट आउट लाइक दैट, बट हाँ, ऐसी एक बहुत स्ट्रेंज चीज हुई थी। बिल्कुल। एक्चुअली कभी कभी ना ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर जो होता है ना, वो हमें बाहर कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप कहीं ना कहीं एक देवीय कनेक्शन समझते होगे, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, और आपके काम में भी इतनी ऑनेस्टी दिखती है, तो डेफिनेटली आपको तो वो मिलने ही थे। और आज मैं पॉडकास्ट भी देवांगी के साथ कर रहा हूँ। सो या मेरा मतलब होता है देव की आंगी। सर्टेनली। अंशुल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी इमोशन का ऑक्शन होता Okay. तो आप कौन सा इमोशन खरीदते और कौन सा बेचते? वाओ यार, ऐसे सवाल तो चैट जीपीटी भी नहीं देता होगा यार। इमोशन का ऑक्शन होता तो कौन सा इमोशन आप खरीदते और कौन सा बेचते? आई थिंक मैं शायद और पीस को खरीदता। और कहीं ना कहीं पे और उस पीस को खरीदने के बाद जो संतुष्टि का मैं अनुभव करता, उसी को बेचता। वाह, अमेजिंग आंसर। जैसा क्वेश्चन है वैसा आपने आंसर दिया है। और अब हमें ये जानना है कि क्यों? कहीं ना कहीं पे ना, देखो, सबके अपने अपने, हम ज़्यादा फिलोसफिकल उसको नहीं बनाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने पीस की डेफिनेशन होती है ना, सबकी अलग अलग होती है। बहुत लोग सेटिस्फैक्शन को भी पीस के साथ जोड़ते हैं, है ना, जबकि पीस एक अलग ही चीज़ है उस हिसाब, मेरे हिसाब से। सबके अपने अपनी डेफिनेशन होगी, व्याख्याएं होगी उसकी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको वो संतुष्टि की पराकाष्ठा का आप अनुभव करते हो ना, उसके बाद जो आप कुछ नहीं बचता ना, वो पीस होती है ना। और मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं, वहां पे ना सब बैलेंस्ड है। And it goes beyond balance actually, if you think about it. तो मुझे ऐसा लगता है कि पीस और उसके, क्योंकि वो संतुष्टि की पराकाष्ठा है और मुझे पीस मिल गई, तो मैं वो संतुष्टि शायद लोगों को कहीं ना कहीं पे उसका अनुभव करा सकूं, बांट सकूं, दे सकूं, बेच सकूं। बिल्कुल। इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन आया है कि अगर आपकी सोल का अगर कोई कलर होता, तो आप अपनी सोल को कौन सा कलर देते और क्यों? ब्लैक। ओके। क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो कितने लोग समझेंगे, थोड़ा सांकेतिक है, लेकिन हम ना जिस आसमान को ब्लू मानते हैं, वो एसेंशियली वो जो खाली स्पेस है ना, वो ब्लैक ही है। हमारे आसपास उसके अलावा कुछ है ही नहीं। पूरा क्रिएशन ही वहां से पैदा हुआ है। और अगर मैं उसका एक अंश हूं तो शायद मेरा सोल भी वही होगा। क्योंकि आप अगर ब्लैक होल को देखते हो, जहाँ पे सब कुछ खींच लिया जाता है, और अगर उत्पत्ति भी वहां से है, तो हम सब वही है। बिल्कुल। पर मैं ऐसा मानती हूँ
कि अंशुल मतलब तेजस्वी, हाँ, सूर्य की पहली किरण। पहली किरण, या तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली हम उसी के आपने जिस तरह से कहा कि हम उसी के अंश है, बट वहाँ भी रोशनी फैलाने का काम अंशुल जी कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो रोशनी भी वहीं से निकलती है। बिल्कुल। तो या अच्छा, अगर इस बात से ही मैं आपको कनेक्ट करूंगी कि फ्यूचर का सेल्फ आपका आज के अंशुल को कोई मैसेज देना चाहेगा, तो क्या आप सोच सकते हैं वो क्या होगा? हाँ, वो ये होना चाहिए कि यू नो व्हाट अंशुल, ज्यादा मत सोच, सब हो जाएगा। ओके, और सब हो ही जाता है। वेरी सेटल एंड वेरी प्रैक्टिकल प्लस सांत्वना वाला आंसर। हाँ, करेक्ट। एक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पिरिचुअल? एक्टर की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो दिया गया है वो वैसे निभाए, वो अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ निभाए, और उसको जो कन्वे करना है, जिस पात्र को वो निभा रहा है, वो कन्वे करे। उससे ज्यादा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं। हाँ, अगर उस पात्र में या अदरवाइज ऑल्सो अपने क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इमोशन को एक्सप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं ना कहीं पे वो आध्यात्मिकता आती है, और उससे अगर वो चीजों से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाता है, तो जरूर, तो होना चाहिए। बिल्कुल। आपके जीवन का कोई अनसीन चैप्टर हो तो उसका टाइटल क्या होगा? अनदेखा। अनदेखा, अनसीन। सही है। अच्छा, आपकी जो जर्नी रही है बड़ोदरा से लेके यहाँ तक, आप जिस तरह से आपने मुझे बताई, उसमें कभी कोई ऐसा मोड़ आया है जहाँ पे आप बहुत अपने अपने आप को कहा हो कि मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, या कुछ फेलियर का डर कभी लगा है, या कभी ऐसा फील किया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके पीछे आपने उसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया? डर बहुत लगा है, बहुत बार लगा है। जब क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, वॉलेटाइल है, चीज़ें फिक्स नहीं होती। आपको आज आप कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा है, कल आपको नहीं पता कि आप क्या करोगे। तो एक वो एक अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर हमेशा रहता है आपके साथ, है ना। और कहीं ना कहीं पे यू हैव टू मेक पीस विथ इट, बिकॉज यू स्लीप in the bed with it, you share bed with uncertainty, let's put it that way, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ना वो आपके जीवन का एक ऐसे अटूट सा एक हिस्सा बन जाता है। जहां तक बात है उसके साथ डील करने की, डर के साथ डील करने की, जब आपकी, सॉरी फॉर द वर्ड दैट आई एम गोना यूज, फट जाती है आपकी, और आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है, जो अब रादर मैंने भी ये रियलाइज नहीं किया था, जब आपने सवाल पूछा तो मुझे अंदर से आ रहा है। उसका एक ही सोल्यूशन है, आगे बढ़ते रहना। सपोज सीन से पहले आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको पता है आपको सीन तो करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते वहां से, आपके पास कोई चारा नहीं है, तो यू माइट एज विल जस्ट डू इट। सो गो एंड डू इट, डोंट थिंक अबाउट इट। वो डर के साथ ना अंदर मत रहो, वो डर तो है ही, वो रहने वाले, वो कहीं नहीं जा रहा। पर आप करते रहो जो करना है आपको, करते करते ना कहीं पे वो मिल जाता है, और आप डर से आगे बढ़ जाते हो, फिर कुछ नया डर आता है। तो वो डर तो आना ही है, हमेशा रहता है। हाँ, वो आएगा कोई ना कोई तरीके से आएगा। पॉजिटिविटी से हमें उसे, फॉरगेट पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिविटी से, हाँ, क्यों नहीं, अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव, आपके पास आगे बढ़ने के अलावा चारा क्या है ये बताओ। बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी ही चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर आप पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हो अपने जीवन में फॉर सम रीजन, ना कभी कभार सिचुएशन ऐसी है आप बहुत नेगेटिव हो, क्या आपके पास आगे बढ़ने के अलावा चारा है? नहीं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, आगे बढ़ने के अलावा चारा है? नेगेटिविटी है, सब है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो जीवन ही है ना, तो आगे ही बढ़ना है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के साथ डील ऐसे ही होना चाहिए, आगे बढ़ते रहो। अंशुल जी, आपके लिए साइलेंस का मतलब क्या है? खालीपन या कंप्लीटनेस? दोनों, क्योंकि आप दोनों का अनुभव साइलेंस में कर सकते हो। और कोई एग्जांपल? अगर आप साइलेंटली जब बैठते हो तब आप करते क्या हो? बेसिकली अपने मन को या खुद को देखना शुरू करते हो, है ना। मन में जो भी चल रहा है उसको देखते हो। तो वो आपने कौन से दो वर्ड कहे? खालीपन या कंप्लीटनेस। हाँ, तो आप उसी मोमेंट में, आप अगर खालीपन है आपके जीवन में तो उसका एहसास करते हो, उसका अनुभव करते हो, और अगर कंप्लीटनेस है आपके जीवन में तो आप उसका एहसास करते हो। लेकिन वो दोनों होता तभी है
जब आप सिर्फ मुंह से शांत नहीं हो, आप अंदर से शांत हो। जी, यस, यू आर राइट। आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट रोल चुनते हैं या रोल आर्टिस्ट को? प्रोड्यूसर्स रोल चुनते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल और सही एग्जैक्टली जवाब था। तो यही रखते हैं, इसको ज्यादा फिलोसॉफी पे नहीं लेके जाते हैं। Okay. 24 घंटे के लिए आपको किसी का माइंड एक्सेस करने मिले, तो आप किसका माइंड एक्सेस करेंगे और क्यों? मेरा छोड़ के। एक तो हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है उनका ऑब्वियसली, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, या सो यू आर बिग फैन ऑफ? या जनरली यार, मतलब जिस तरीके से वो हैं और जिस तरीके से वो बने हैं और जहाँ पे जो उनकी जर्नीज रही हैं, जितनी एटलीस्ट मीडिया में है जो हम जानते हैं बाहर, उससे मुझे ऐसा होता है कि ऐसा तो क्या होगा उनके मन में, उनके दिमाग में, जिनकी वजह से आज वो हैं जो वो हैं। और वो मुझे लगता है वो किसी भी पिक्चर से ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा वो मैं अग्री करती हूँ इस बात पे। सर्टनली। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर मुझे भी ये क्वेश्चन कोई पूछे तो मैं ये कहूँगी कि मैं नरेंद्र मोदी जी का, मेरे यहाँ तक ये आंसर था। आई थिंक हम सब वो फील करते हैं। यस, उनकी सोच, उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं हम नॉर्मल लोगों को भी कनेक्ट करवाती है उनके। सर्टनली, इसीलिए वो वहाँ पर हैं जहाँ पर वो हैं। और हम सब चाहते हैं कि एक बार एक्सेस करने मिल जाए उनका। हाँ, मैं सच में चाहता हूँ यार। आई रियली होप, विश एंड प्रे कि ऐसा हो। अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो मुझे बताइएगा जरूर। 100%। इस दिन को, इस पॉडकास्ट को, इस मोमेंट को मैं याद रखूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। अंशुल जी, हमने सुना था कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ था जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हुई थी, तो वो इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएंगे? एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई थी। मैं ना ग्रेजुएशन में था, मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं बीबीए कर रहा था। तो मुझे बहुत ऐसा था कि मुझे लॉ परस्यू करना था, कि इंडिया में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जो उसमें एडमिशन चाहिए था, और उसकी एंट्रेंस होती है। तो पहले साल मैंने क्लियर नहीं की थी, देन आई गॉट इनटू बीबीए। और उसके बाद मैंने ऐसा सोचा था कि मैं दोबारा एंट्रेंस एग्जाम्स दूंगा एंड आई अपीयर फॉर इट, और फिर वो क्लियर करके मैं उसके बाद फिर वो परस्यू करूंगा। तो उस दौरान ना एक बहुत ही सिद्ध व्यक्ति थे, संत थे, साधु थे, उनसे मिलना हुआ। तो वो ऐसे एक जगह पे बैठे हुए थे, उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी, और सब लोग, मुझे कहा गया कि अंशुल हम इनसे मिलने जा रहे हैं, तुम्हें मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी चीज़ों की। तो एक जो यंग सा ग्रेजुएशन में आप कैसे होते हो, है ना, आपके अपने फंडे हैं, आपका एक अलग कॉन्फिडेंस है चीज़ों का। तो मैं गया वहाँ पे, उनके नीचे जाके बैठ गया वहाँ पे, वो ऐसे ऊपर बैठे हुए थे। तो ऐसी बातें चालू हुई, क्या करना चाहते हो क्या नहीं। मैंने कहा मैं तो लॉ करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे मिला नहीं है, तो फिर दोबारा मैं एंट्रेंस एग्जाम्स में जाऊँगा और फिर मैं लॉ परस्यू करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 2 मिनट ना मेरे सामने देखा, फिर मुझे कहा कि क्यों बेटा, पूरी ज़िंदगी आप चाहते हो कि आप एक पेड़ के नीचे टाइपराइटर, कुर्सी, टेबल के साथ बैठे और ऐसे पूरी ज़िंदगी बिताएं? तो मैं थोड़ा ऑफेंड हो गया कि यार ऐसा कौन कहता है ना। आप सिद्ध हैं, महात्मा हैं, जो भी हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आप सब लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं रिस्पेक्टफुली आपके साथ बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं नहीं समझता था सब चीज़ें। तो और ना उस समय में ना आप मिस इंटरप्रेट भी करते हो चीज़ों को, क्योंकि आप में समझ नहीं होती है, तो कोई क्या कहना चाहता है वो नहीं समझ पाते हो आप। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन बात करता है यार। तो इंटरनली आई गॉट ऑफेंड, मैंने दिखाया नहीं उनको। तो सेड क्यों आप पूरी ज़िंदगी ऐसे पेड़ के नीचे बैठना चाहते हो टाइपराइटर के साथ लॉ करके? तो मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने ही कंटिन्यूड, ही सेड कि बेटा आप ना कला के जीव हो, आप कलाकार बनोगे भविष्य में, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आदमी आपका हाथ पकड़ेगा, उसका हाथ छोड़ना मत, आपका जीवन बदलने जा रहा है। तो मैंने सुन लिया, खत्म हो गई बात। आप इन चीज़ों को आप समझते नहीं हो, आप इतना दिमाग पे लेते नहीं हो, आपको तो लॉ करना है ना, तो मुझे लॉ करना है, वही चल रहा है दिमाग में। चीज़ें ऐसी बदली कि क्योंकि मैं गाता था, एक जगह पर मुझे श्री विजू शाह जी, जो हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने गुप्त मोहरा, त्रिदेव, विश्वात्मा, बड़े बहुत आइकॉनिक सॉन्ग, जिसके टिप टिप आज भी हम, सात समंदर पार, टिप टिप बरसा पानी, सब जिस पे डांस करते हैं वो वही है। तो किसी डिस्को में जाए, ये सारे गाने उन्हीं के।
तो उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे कहा कि अंशुल, क्या आप मेरे साथ मुंबई आके नवरात्रि करना चाहोगे? और एक 18-19 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल। है ना, कि बॉलीवुड के इतने दिग्गज जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो आपको लाइव शो के लिए बुला रहे हैं। और मैं कभी प्रोफेशनली गाता नहीं था वैसे, तो उसकी वजह से मेरा मुंबई आना हुआ। फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं मास्टर्स मुंबई जाके करूंगा ताकि मैं म्यूजिक परस्यू कर पाऊं, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू म्यूजिक। तो उनकी वजह से वो कॉन्फिडेंस मिला। पहली बार मैंने वो माहौल देखा, इतने बड़े बड़े लोग देखे, फिल्म फेयर की ट्रॉफीज देखी म्यूजिक रूम पे, वैसा सब पहली बार मैंने जीवन में देखा। तो अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, वो अगर मुझे बॉम्बे नहीं लाते, वो मुझे स्टेज नहीं देते, अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो शायद मैं आगे का सपना ही नहीं देख पाता। और सोचने वाली बात है कि वहाँ से लेके उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, जॉब की, म्यूज़िक छोड़ा, एक्टिंग में आया। एक्टिंग में फिर कुछ सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट्स हुए जहाँ से लोगों ने पहचाना, चीज़ें बदली। 7 साल के बाद किसी ना किसी कारणवश मेरा उनसे दोबारा मिलना हुआ। और 7 साल के बाद जब मैं पहली बार उनके आश्रम में गया, शाम का समय था, अंधेरा सा हो गया था, विंटर्स थी, और जामनगर के आउटस्कर्ट्स में उनका आश्रम हुआ करता था, अभी भी है। तो वहाँ पे जब हमने गाड़ी पार्क की, मैं उतरा, वहाँ पे अंदर जा रहा था, तो वो गेट पे खड़े थे, उन्होंने गेट खोला। पहला सेंटेंस जो उन्होंने कहा वो था, गुजराती में कहा, मैं हिंदी में बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या अंशुल भाई बन गए कलाकार? वाओ। सो आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। जस्ट इमेजिन, किसी ने आपको कहा था कि आप कला के जीव और कलाकार बनोगे, ये सब क्या लॉ करना है आपको, ये सब आपके लिए नहीं बना है। तो इससे बड़ा मिरेकल मैं क्या कहूँ। बिल्कुल, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक संत ने कुछ कहा आपको और आपके जीवन का सच बन गया, और आप 7 साल के बाद वहां जा रहे हो और वही आपको सीधा पहली लाइन जो उन्होंने कही वो यही थी, बन गए कलाकार। इट्स एक्चुअली मिरेकल। या इट इज मतलब उन्हें दिखा होगा, उन्हें मेरा भविष्य दिखा होगा। हाँ, मतलब आजकल ना बहुत सारे, इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, बट या ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम। मैं मतलब जिनकी वाणी में ना वो रहता है कि सरस्वती बसती है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना तो वो होता ही है। होता है। सही बात है, होता है। सो इस इंसिडेंट ने आपकी लाइफ यहाँ तक लाई है। हाँ, मतलब आप सोचने पे और ना तब आपको सवाल होता है कि क्या सच में आप कर रहे हो चीजें, या आपके साथ हो रही है चीजें। तो ये जो एक मेजर सवाल हम सबको होता है ना कि नहीं मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, या ये भाग्य है, कुछ किस्मत जैसा है, नसीब जैसा है, भाग्य जैसा कुछ है, क्या है, वी डोंट नो, पर कुछ तो है जो हो रहा है। बिल्कुल, डेस्टिनी या चॉइस? चॉइस इज ऑल्सो योर डेस्टिनी। या इट कुड बी। या वेरी ट्रू। सो अंशुल जी, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, हम जानते हैं। तो आपका फेवरेट गाना कुछ हमें सुनाइए आज। ओके। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वाओ सर, अमेजिंग। सीरियसली हमारे साथ जितने भी टीम में मेंबर है ना, सब आपको ये खत्म होने के बाद भी कहेंगे। अरे यार, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। अमेजिंग सर। तो सेट पे आप ज्यादा मस्ती करते हैं कि शांत बैठते हैं? यार, हमारी जो पुष्पा है ना, सारी मस्ती वही करती है। हाँ, वो हम जानते हैं। हाँ, तो फिर ना आपने उनके साथ, आई एम श्योर आपने पॉडकास्ट किया है, राइट? तो आप जानते हैं, तो उनकी मस्ती इतनी होती है कि हमें मस्ती करने का स्कोप ही नहीं होता वहां पे। तो हम उन्हीं की मस्ती के रिसीविंग एंड पे होते हैं,
और वही हमारी मस्ती होती है। लेकिन मैंने एक रील आपकी देखी है सर, हम्म। जहाँ पे पुष्पा जी आ रही है, रील बना रही है और आप बीच में से जा रहे हैं। हाँ मैंने पूरा रिसर्च किया है। हाँ, अरे वो मैंने हिम्मत कर ली थी और लकीली वो रील अच्छी निकल गई, अदरवाइज मुझे पुष्पा जी की डांट पड़ती। ओह, मतलब वहां पे मस्ती आप बिल्कुल नहीं करते, एकदम शांत बैठते? नहीं, जैसा माहौल जैसा मूड यार, ऐसा फिक्स थोड़ी है कि शांत बैठते हैं। सेट पे कोई प्रैंक? मैं नहीं करता। मैं थोड़ा वो सीरियस टाइप को, मैं ज्यादा मस्ती उस तरीके की नहीं करता लोगों के साथ। सारी प्रैंक भी वही करती है यार, वो किरदार देख लो आप उनको, ऑन स्क्रीन वो जो करती है वो इसीलिए कर पाती है क्योंकि ऑफ स्क्रीन वो वैसी है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, तो वो जो आपके साथ कोई ऐसा प्रैंक किया हो और आप फिर आपको बहुत टाइम के बाद पता चला कि मेरे साथ ये प्रैंक हो गया सेट पे? वो यहाँ पर तो नहीं हुआ था। एक Okay. ऐसा प्रैंक मेरे साथ कोई और सेट पे? रामलीला के दौरान हुआ था। वो Okay. थोड़ा अजीब सा प्रैंक है, लेकिन बता दे क्या, बता देते हैं, Of चलिए course, ठीक बता है। दीजिए सर। सो रामलीला का शूट चल रहा था, हम उदयपुर में शूट कर रहे थे और शाम का वक्त था। हम पिछले 3-4 दिनों से सुबह 2:30 बजे उठ के शूट करते थे, शाम को शूट करते थे। और हम ठंड में फरवरी मार्च के अंदर लेक पिचोला में जंप मारते थे। वो इंटरवल सीक्वेंस जो होता है ना, हाँ, हाँ। कि दूसरे किनारे पे लीला है, यहाँ पर राम राम है, है। और सुबह उसकी आंखें खुलती है, रात को दोस्तों ने दारू पिलाया उसको, और लीला दूसरे किनारे पर, उसकी लीला की आवाज़ से उसकी आंखें खुलती है और गुस्सा होता है कि दोस्त तुम लोगों ने ये सब किया हमारे साथ। तो वो सीक्वेंस शूट हो रहा था और पिछले ऑलमोस्ट 4 दिन से उतनी ठंड में हम पानी में गिरते थे, सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, और शाम को गिरते थे पानी में कुछ शॉट्स के लिए। और वो हम बहुत कर चुके थे और हम सब की बैंड बज चुकी थी, बहुत लोगों को बुखार भी था, वो सब भी चल रहा था। तो फाइनली शाम को पैकअप हो गया, हर कोई चला गया था, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन चल रही थी। तो पहले ऐसा कुछ था कि जैसे वहाँ पे एक सीक्वेंस थी हम दिल दे चुके सनम में, जहाँ पे ऐश्वर्या ऐसे हाथ काट लेती है और पानी में ऐसे खून निकलता है। तो पहले ऐसी कुछ बात हमने सुनी थी, ये कितना सच झूठ मुझे नहीं पता। तो हमने ऐसा सुना था कि भंसाली सर ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि उसके बाद लाल इश्क गाना आता है फिल्म में। हाँ। तो भंसाली सर सोच रहे थे कि शायद ऐसे कुछ सीक्वेंस वो करना चाहते थे, जहाँ पे रणवीर ऐसे है लेटा हुआ है, हमें लग रहा है वो ऐसे ही पानी में फ्लोट कर रहा है, ही सैड, और सडनली जो दोस्त हैं उसके 4-5 पंटर लोग, उसमें से किसी की नजर जाती है और देखते कि अरे अरे इसने तो अपना हाथ काट दिया है। और तो एक दिन ऐसा हुआ कि पैकअप के बाद शाम को सब थे और हम इतने नए नए थे और हम वो क्यूरियोसिटी भी थी, तो भंसाली सर निकले नहीं थे सेट से, तो हम ना आसपास ऐसे बैठे हुए थे कि देखते हैं ना सर क्या करते हैं। हाँ। वो एक रहता है ना, आप जी। जब बहुत नए होते हैं आप और आपके सामने लेजेंड है, एक तो दिग्गज है, तो वो क्या बोलते हैं, उनकी एक एक चीजें बातें, आपको ऐसा होता है कि मैं सुन लूं, सीख लूं, क्या देख लूं, क्या जान लूं। तो ऐसा होता है आपको। तो ऐसी चीज़ चल रही थी और सडनली मुझे, अब ना मैंने वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं स्विमिंग में स्टेट चैंपियन रहा हूँ और इतने साल मेरा रिकॉर्ड रहा है, तो स्विमिंग के कुछ सीन्स होते थे थोड़े बहुत। तो मैं वहाँ पे खड़ा था और शाम को सडनली एक एसोसिएट या एडी कोई था, वो आया और मुझे कहा कि अंशुल, कैन यू फ्लोट इन दी वाटर? आई सेड ऑफ कोर्स, कम ऑन। किसको पूछ रही हो तुम? तो मैंने कहा क्यों पूछ रही है? बोले नहीं, सर वांट्स टू सी। तो जो हमारे डीओपी रवि वर्मन जी थे, ही वाज आल्सो देयर, और वो बोले कि सर ना ऐसे ही एक विजुअल देखना चाहते हैं कि वो शायद कैसा लगेगा। तो विल यू बी एबल टू फ्लोट? अब मैं सोचू यार 4 दिन से सुबह शाम पानी में हम जा रहे हैं, बैंड बज गई है, और अब जाके जब सुखा लिया खुद को, सब हो गया, अब जैकेट पहन के बैठे हुए हैं ठंड में ऐसे करके लेक पिचोला के पास, और वहां पे वो कह रहे हैं कि कैन यू डू दिस, बट संजय लीला भंसाली जी वहां पर हैं और आपको कहा जा रहा है कि उनको एक शॉट देखना है, तो विजुअल देखना है कैसा होगा, और आपको उसमें रहने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तब आप उतने नाइव भी होते हैं ना, आपको लगता है कि यार मैं ना कुछ कर देता हूँ यार, शायद चीजें बदल जाएंगी, शायद इसमें ना देख के कुछ हो जाए। तो शी वाज लाइक, एडी ने कहा कि ओके तो गिरिए पानी में। मैं कहा मतलब कैसे, अभी अभी गिरूं? हाँ अभी गिरना है, वो शॉट वो देखना है कैसा लगेगा। रवि वर्मन खड़े हैं, सर खड़े हैं, सब खड़े हैं। तो दूर से मैं थोड़ा झिझक रहा था, मैंने कहा यार कैसे गिरूं यार, मतलब ऐसे पानी में। तो मुझसे पूछा कि अंदर सब ठीक ठाक पहना है आपने, आप गिर पाएंगे? मैं कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। सामने भंसाली सर ऐसे खड़े हुए हैं, शॉल ओढ़ के ऐसे देख रहे हैं।
उसको बोलो अगर वो गिरने वाला है तो जल्दी करे, टाइम नहीं है हमारे पास, लाइट जा रहा है। मैं कहा यार फंस गए, बुरे फंसे। तो गिरो, मैं कहा हाँ हाँ मैं गिर रहा हूँ। फ्लोट कर लोगे ना? हाँ हाँ सर कर लूंगा। मतलब पहली बार सर ऐसे सामने बात कर रहे थे ना, तो कब तक वैसी बातें भी नहीं हुई थी, क्योंकि हम बहुत छोटा सा किरदार कर रहे थे, एक साइड कैरेक्टर होता है। तो मुझे बोला गया कि प्लीज, तो टी शर्ट वी शर्ट निकाल के ऐसे करके अपन रेडी हुए, बॉडी वॉडी का कुछ ठिकाना नहीं था, ऐसे अजीब लग रहा था। अरे गिरो यार पानी में, जल्दी करो। तो पानी में मैं गया, अब इतना ठंडा पानी, हम ऑलरेडी 4 दिनों से सुबह शाम उस ठंडे पानी में गिर रहे हैं, हमारी बैंड बजी हुई है, लोग पैरासीटामोल ले रहे हैं, क्रोसिन खा रहे हैं, सब चल रहा है। और मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऐसा फ्लोट करता हूँ ना कि उनको लगे कि यार बंदे में कुछ बात है। तो मैं हिम्मत करके अब कपड़े ऐसे उतार के वहां गया पानी में, ऐसे करके फ्लोट किया, और पानी इतना ठंडा लगा, मेरी इतनी बैंड बज गई। और मुझे 2 लाइन दी गई थी, कुछ तो लाइन थी बोलनी थी जो राम वाज सपोज टू से। तो मैं और उसमें था कि अरे मैं बोल देता हूँ यार लाइन, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। वहां से हमको फिल्म फेयर भी दिख जाता है उस मोमेंट में, है ना। हम वो आपका दिमाग वो टाइम पे आप इतने नाइव होते हैं, हाँ। आपको आप ऐसे सोच रहे हो वो ठीक है, वो बचपना चाहिए। तो मैं ऐसे वहां गया और पानी में गिरा, एंड आई स्टार्टेड सेइंग माय लाइंस बट इट वाज टू कोल्ड, और मैं ऐसे करके ऐसे ऊपर आ गया। आई कुडंट से दोज लाइंस एंड आई वाज, मेरी बैंड बज गई थी। मैं सडनली ऐसे बाहर आया, एंड देन आई रियलाइज्ड एवरीवन वाज लाफिंग। संजय सर वाज लाफिंग, रवि वर्मन सर वाज लाफिंग, द एंटायर जितने एडीज वगैरह थे, एवरीवन दे वर लाफिंग। एंड देन आई रियलाइज कि अरे यार खेल हो गया। तो फिर टॉवेल वॉवेल सब ऐसे इज्जत बचाते हुए मैं वहां से निकल गया। मैंने कहा यार बहुत बैंड बज गई। पर नेक्स्ट डे जो हम सीक्वेंस शूट कर रहे थे, इवेंचुअली उसमें फिर कुछ चेंजेस भी आए, लेकिन नेक्स्ट डे जो हम सीक्वेंस शूट कर रहे थे, मुझे याद है सुबह 2:30 बजे का कॉल टाइम होता था हमारा, और संजय सर ने आके सेट पे एक ही चीज़ बोली कि हम जो ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे रणवीर जी होंगे आगे और पीछे जो दूसरे लोग होंगे, सो उसके पीछे जो मेन फ्रेम होगी सबसे आगे अंशुल रहेगा। ओह वाओ सर। सो फिर उसमें भी इवेंचुअली चेंजेस हुए थे, बहुत सारे शॉट्स रखे गए, नहीं रखे गए, बहुत सारी चीजें हुई थी। पर क्योंकि आप इतना छोटा किरदार कर रहे हो, चीजें लोग नोबडी, मतलब छोटे किरदार पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता ना, आपको पता नहीं होता। मेरा मानना है कि छोटे छोटे किरदार से ही इंसान, जिसके पास ये कहते हैं कि कोई स्टार का बेटा है, दैट इज डिफरेंट। पर छोटे छोटे किरदार कभी कभी दिलों में ऐसी जगह छोड़ जाते हैं ना, कोई बड़े किरदार भी नहीं छोड़ पाते। मेरे साथ जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो आप एक छोटा सा किरदार करने गए थे, वहां पे आपको भी संजय लीला भंसाली से आपको वही उनके शो में एक मेजर किरदार दिया जाता है आपको, एंड यू आर नोबडी। मे बी जो क्या हुआ, क्यों उन्हें क्या दिखा मैं नहीं जानता, पर वो चीज हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो कहीं ना कहीं पे मैजिक तो है। यस डेफिनेटली। सर अब हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। जी, आपको कुछ क्वेश्चन के फटाफट आंसर देने हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। ओह वाओ, यस। चलो जल्दी करते हैं। यस लेट्स डू दिस। एक्टिंग एक आर्ट या डिवोशन? डिवोशन। सेट पर साइलेंस ज्यादा पसंद या लाफ्टर? आपने बता दिया पहले। साइलेंस। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट। इफ नॉट एक्टर, इफ नॉट सिंगर, अंशुल त्रिवेदी क्या करते हैं? RNAW का एजेंट होता मैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। या एक रोल जिसे आप दोबारा करना चाहोगे सेम इंटेंसिटी के साथ? सरस्वती चंद्र। म्यूजिक के बिना लाइफ कंप्लीट या अधूरी? अधूरी। यस। लव फॉर स्टेज या लव फॉर कैमरा? कैमरा। सबसे ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी भी फैन ने आपको दिया हो? नहीं, मैं खुद को ही देता हूँ। अगर एक लाइन में आपकी जर्नी बतानी हो तो क्या कहोगे? Ecstatic is the word that comes to my mind. ओके। Yeah. जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता? मैजिक। मैजिक। वाओ। फेवरेट डायलॉग आपका खुद का या किसी और एक्टर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार।
पर हाँ, ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि, और वो फिलॉसफी भी है कहीं ना कहीं पे, कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करने लगती है. बिल्कुल, आई थिंक दिस इज ट्रू. वेरी ट्रू. सोशल मीडिया पर ज़्यादा रियल थिंग डालते हो या फिर रील्स बनाते हो? मैं रील डालता हूँ यार, क्योंकि रील्स हो नहीं पाता मुझसे. बहुत कोशिश की लेकिन आई एम नॉट अ रील पर्सन. इमोशनली स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट ऑन सेट? थोड़ा हाँ. ओके. इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ? मैं खुद. वंडरफुल, अमेजिंग. तो आपको मिलता है एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर. लाया जाए अरे प्लीज. मुझे तो बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर कहा था, अभी छोटा है. दिस गिफ्ट हैम्पर फॉर यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये है कॉफी बार का. बहुत अच्छी कॉफीज मिलती है, कुकीज Okay. मिलती है. प्लीज ट्राई करिएगा. ठाकुर विलेज में है. सर्टनली. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए. बहुत फनी, इंस्पिरेशनल और फिलोसॉफी वाली बातें की. लोगों को पहुंचाई, हमें हमारे तक पहुंचाई और हमें इंस्पिरेशन दे. इसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. सेम हियर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच.